Yeah, I'm continuing with the second part of Sushant Singh's his mysteries, his the death's mystery of suicide. And he was a person who who purchased the land on the moon. He was the first person who purchased land on the moon. मेरे ख्याल से और कोई एक्टर किसी एक्टर ने कोई ऐसा एक्टर नहीं था जिसने चांद पे लैंड खरीदी. उनकी ये जो लैंड थी जिन्होंने उन्होंने ये जो लैंड खरीदी, दैट वाज इन 2018, ऑन 25th ऑफ जून इन 2018 जो उन्होंने ये लैंड खरीदी. दैट वाज फ्रॉम द इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री. दैट वाज फ्रॉम द इंटरनेशनल लूनर लैंड्स ऑफ रजिस्ट्री से इन्होंने ये जो लैंड थी वो खरीदी. And that was in sea of Muscovy में ये लैंड थी. दैट वाज इन सी ऑफ मस्कवी. और इसके लिए उन्होंने एक दूरबीन, एक टेलीस्कोप भी खरीद रखा था, जिससे वो अपने रूम में ही बैठे बैठे अपनी लैंड को देखते रहते थे. इतना पढ़ा लिखा इंसान, उसके इतने सपने थे. उन्होंने एक पर्सनल डायरी भी उनकी मिली, जिसमें उनके उनकी पर्सनल डायरी भी मिली, जिसमें उनके कुछ 50 के करीब सपने लिखे हुए थे. आई विल टेल यू कुछ उनमें से सपने. बाकी आई विल टेल यू लेटर ऑन इन माई थर्ड वीडियो. कुछ उसमें था कि उन्होंने काफ़ी कुछ सपने थे. कुछ फिजिक्स से रिलेटेड थे. उन्होंने कहाँ कहाँ जाना था, क्या कर नासा जाना था. कुछ स्टूडेंट्स की टीम नासा भेजनी थी अपने, और स्विमिंग के रिगार्डिंग कुछ था, और प्लेन उड़ाने के लिए कुछ था. कुछ पायलट की ट्रेनिंग के थे. मतलब बहुत हाई फाई सपने, बहुत ऊंचे सपने थे उनके. और लोग उनको कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार थे. एक इतना इंटेलिजेंट बंदा जिसको स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली थी, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई हाई रैंक पे था एक, ठीक है. और इतना इंटेलिजेंट बंदा, इतना इंटेलिजेंट पर्सन, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की जो स्टडी थी वो बीच में छोड़ दी थी, बिकॉज टीवी में आना था उनको. इतना इंटेलिजेंट बंदा, इतना इतना पढ़ा लिखा बंदा, इतना पढ़ा लिखा इंसान, वो दिमाग से पागल था. वो स्ट्रांग नहीं था. इतना इतना इजीली कोई इतना पागल नहीं होता कि जो सुसाइड कर ले. इतना स्ट्रांग नहीं था. इतना पढ़ा लिखा बंदा कि इतना बेवकूफ़ हो सकता है. फिज़िक्स करना आम बात नहीं है. फिज़िक्स हर किसी के बस की बात नहीं है. और ये जितने ये आते हैं ना, ये जो स्टार किड्स होते हैं, ये जो बोलता है ये क्या नाम है इसका, करण जौहर, ये जो बोलते हैं ना कि मैं सिर्फ स्टार किड्स को लॉन्च करता हूँ. स्टार किड्स को क्यों लॉन्च करते हो भाई तुम? किस लिए? स्टार किड्स के तुम्हारे खास है क्या? वही नेपोटिज्म आ गया ना. बाहर के लोगों को लॉन्च करो तो ना, फिर जाने हम लोग. टैलेंट को लॉन्च करो. स्टार किड्स को क्यों लॉन्च करते हो? क्योंकि उनसे कमीशन ज़्यादा मिलती है. बाहर के जिसमें टैलेंट भरा हुआ है उनको लॉन्च करो ना, फिर तो तुम्हें जाने भी, फिर तुम्हारा टैलेंट भी जाने. ऐसे तो तुम किसी को भी लॉन्च कर दो कि उठा के. स्टार किड्स को लॉन्च करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक रिनाउंड नेम है. स्टार किड्स को उठाया, पकी पकाई खीर उठा के तुमने वो बना दी, तो उसका क्या फ़ायदा? तुम स्टार किड्स को लॉन्च कर रहे हो और बाद में तुम जो जिसमें टैलेंट है उसका तुम बायकॉट कर रहे हो. किस लिए यार? तुम सब एक हो रहे हो. तुम सब तालाब की मछलियाँ, तुम एक सब निकल के एक बन रहे हो. ये एकता कपूर, उसने इसको लॉन्च किया. उसका क्या दिमाग ख़राब हो गया था? वो क्या अपने आप को बहुत टेलीविज़न की रानी समझने लगी, क्वीन समझने लगी क्या? उसके सब में घमंड आ गया क्या? सबने मिलके अपनी एक अपना गैंग बना लिया. सबने उसको बायकॉट कर दिया. किस लिए? व्हाट फॉर? रीज़न क्या था बायकॉट करने का? मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि सबकी गुंडागर्दी एकदम से एक लड़के पे हावी होगी यार. एक लड़के को तुम लोगों ने एक साइड पे कर दिया, किनारा कर दिया, तो बेचारा को इतना तुम लोगों ने पुश कर दिया. तुम लोगों ने वो सुसाइड नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उसका ब्रेन तुम लोगों ने इतना उसमें हैवी कर दिया कि उसके पास कोई चारा नहीं रहा. तुम लोगों ने उसका काम छीन लिया. तुम लोगों ने उसे कुछ करने जोगा नहीं रहा. इसीलिए इसीलिए मैं थैंक्स हैट्स ऑफ टू कंगना रनौत, जिसने ये आवाज़ उठाई. और उसके कारण उसके देखा देखी लाइक दिस अभिनव कश्यप, उन्होंने सलमान खान और उसकी फैमिली के खिलाफ जो कच्चा चिट्ठा खोला है ना, उन्होंने इतनी सारे अपनी एक 3-4 पेजेस की उनकी न्यूज़ आई है. उन्होंने लिखा है कि मैं दबंग 2 से जब निकाला गया, मुझे सुहेल खान, सलमान खान, सलीम खान उनके फादर और अरबाज खान, इन लोगों ने मुझे इतना लताड़ा, इतना टॉर्चर किया. मुझसे सानी अमाउंट तक वापस ले ली. मुझे 10 साल तक मेरा पूरा करियर ख़राब कर दिया. मुझे इतना टॉर्चर किया. इवन मेरे घर पे धमकियाँ दी जाती थी.
अंडरवर्ल्ड से मुझे धमकियाँ आती थी, मुझे मारने की धमकियाँ आती थी, मुझे मैसेजेस आते थे, फ़ोन कॉल्स आते थे, और मुझे बोला जाता था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे घर की औरतों को उनको रेप तक कर दिया जाएगा। व्हाट बुलशिट इज़ दिस यार। तुम लोग कहाँ के गुंडे हो? तुम लोग अंडरवर्ल्ड के गुंडे हो क्या? अंडरवर्ल्ड डॉन बन गए हो क्या? अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ इनके रिलेशनशिप है, दैट मीन्स। और इनकी वाइफ का इनके साथ डिवोर्स हो गया क्योंकि वो लोग, इनके घर में इतना प्रॉब्लम, इतना प्रेशर हो गया था कि वो झेल नहीं पाए, इनका डिवोर्स तक हो गया और सारा इनका करियर फ्लॉप हो गया, ख़त्म हो गया। अगर ये कुछ करना चाहते थे तो ये उनकी पिक्चर्स रिलीज़ नहीं होने देते थे। ये सही बात है यार, अगर कोई कुछ करना चाहे तो तुमकी पिक्चर रिलीज़ होने से बंद करवा दो। क्यों? किस लिए ये गुंडागर्दी किस लिए कर रहे हो यार? तुम कोई गुंडे हो या क्या हो? अब सलमान खान के किस्से मैं बताती हूँ। सलमान खान के किस्से बहुत मशहूर हुए थे। कभी ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मार दिया, कभी उनको गालियाँ निकाल दी। इनके लिव इन रिलेशनशिप बहुत मशहूर होते थे। तो क्या सलमान अपना टाइम भूल गया? उनको अपना टाइम भूल चुका है क्या? अब ये बड़े लोग इनको भाई 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 करते फिरते हैं। भाई भाई तो ये अब बने हैं। कितनी लड़कियों के साथ इनके अफेयर रहे हैं, कितनी लड़कियों ने इनको थप्पड़ मारे हैं, कितनी लड़कियाँ इनको छोड़ के गई हैं। शायद इसीलिए कोई शादी नहीं करती इनके साथ, क्योंकि अब इनकी समझ में आती कि इनका बिहेवियर या इनके अंदर क्या है। राइट? कहते हैं ना कि तुम टीवी पे तो तुम कुछ अपना और ही रूप दिखाते हो, क्योंकि अब ये लोग ये समझते हैं कि शायद ये इंडस्ट्री इनके बाप की बन चुकी है। सलमान खान, करण जौहर और एकता कपूर। एकता कपूर का तो खैर दिमाग ही बहुत ख़राब हो चुका है। इन सबको यही लगता है शायद इंडस्ट्री इनके बाप की है, या ये इंडस्ट्री की मलिका बन चुकी हैं, या ये राजा महाराजा बन चुके हैं। क्यों? किससे यार? और अभिनव कश्यप ने ये तक बता दिया है कि ये नए नए लोग इंडस्ट्रीज़ को एल्योर करके उनको लालच दे के लाते हैं। नए नए लड़के लड़कियाँ आते हैं। इतना गंद फैल चुका है इस इंडस्ट्री में। नए नए लड़के लड़कियाँ आते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उनको बहुत बहला फुसला के उनको पार्टीज़ में ले जाते हैं। नई नई पार्टीज़, ऑब्वियसली यार, तुम पार्टीज़ में जाओगे, तुम माउथ एलोडिंग पार्टीज़ में जाओगे, तुम्हारा लाइक ऑब्वियसली तुम फिसलोगे इतनी चकाचौंध देख के। राइट? पार्टीज़ में लेके जाओगे पहले उनको, तुम बहुत ऐशो आराम दिखाते हो, फिर सडनली तुम ना उनको लेट डाउन करना शुरू कर देते हो। एक बार तुम उनके मुंह पे खून लगा देते हो, राइट? फिर तुम उनको उस चीज़ से परे करने लग जाते हो, उनको लेट डाउन करना शुरू कर देते हो, फिर उनको थोड़ा फील करवाते हो, डिग्रेड फील करवाते हो। फिर एक दूसरी पार्टी आती है, उनके कंधे पे, जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, उनके कंधे पे हाथ रख के बोलती है कि ठीक है, हम तुम्हें काम दिलवा देंगे, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन करवाते हैं, पर वो कॉन्ट्रैक्ट्स सालों साल चलने वाले होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे साइन करवाते हैं कि उनको मनचाही कीमत पे करनी पड़ती है। जितना वो पैसा मतलब देंगे, उनको उतना ही लेना पड़ेगा। राइट? कोई वो ज़्यादा नहीं मांग सकते, और जैसा काम उनको वो देंगे, उनको वैसा ही करना पड़ेगा। फिर वो अपनी चॉइस की मूवीज़ चूज़ नहीं कर सकते, अपनी चॉइस की फ़िल्में चूज़ नहीं कर सकते। जैसी फ़िल्में वो देंगे, उनको वो ही फ़िल्में उनको चूज़ करनी पड़ेंगी। और तो और उनमें जो छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, जो छोटे मोटे कलाकार हैं, उनको 32 देयर आर टैलेंट कंपनीज, टैलेंट सर्च कंपनीज, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज, आई एम सॉरी, देयर आर सो मेनी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज जो डिसाइड करती हैं किस आर्टिस्ट को कहाँ लेना है, किसको कहाँ फिट करना है। ये सपोज़ मैं जाती हूँ किसी फिल्म, किसी चकाचौंध की दुनिया में, मतलब मेरे को कहीं मतलब उन्होंने फिट कर दिया मुझे, मेरे को मैंने साइन कर दिया, कोई भी पेपर साइन कर दिया, राइट? मैंने मूवीज़ मुझे मिल गई, कुछ भी हो गया, लेकिन ये डिसाइड करेंगे मुझे कहाँ डालना है, मुझे कहाँ फिट करना है, किस एक्टर के साथ डालना है। ये लोग कहते हैं ना कि हम अपनी स्क्रिप्ट चूज़ करते हैं, हम देखते हैं कौन सी स्क्रिप्ट पढ़नी है, हमें कौन सी अच्छी लगेगी। ये छोटे मोटे एक्टर्स के साथ नहीं, ये बड़े एक्टर्स के साथ भी होता है, बड़े कलाकारों के साथ भी यही होता है। उन्हें भी अपनी मर्जी की स्क्रिप्ट डिसाइड करने का हुक्म नहीं है, उनका राइट नहीं है। इवन दे हैव टू गो अकॉर्डिंग टू देम, टू दीज टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज। दे विल डिसाइड फॉर देम किसको कहाँ डालना है, किसको कितने पैसे देने हैं, किसका लेवल कितना डिसाइड करना है, किसको कितनी देर चलाना है। ठीक है? वो स्क्रिप्ट्स उनको देनी है, वो क्योंकि छोटे मोटे जो है कलाकार, वो उनको 35 to 40% उनको कमीशन देनी पड़ती है, बीच में उनकी कमीशन देनी पड़ती है। राइट? टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ को मोटा मोटा उनका पैसा बन गया, और जो बड़े स्टार्स हैं उनको तो पता नहीं कितनी कमीशन, उनको तो आधी कमीशन उनको देनी पड़ती है। तो उनका तो बार बार से मोटा पैसा निकल गया। राइट? फिर आगे ये भी डिसाइड होता है किसकी जोड़ी किसके साथ कितनी देर चलानी है।
और 1-2 साल किसकी जोड़ी किसके साथ फेमस करनी है और किसके साथ फिर बाद में जोड़ी गिरानी है, ये सब भी वही तय करते हैं। किसका किसके साथ अफेयर चलाना है, किसका किसके साथ अफेयर बाद में गिराना है, किसको किसके साथ क्या कहाँ फिट करना है, किसको किसके साथ कहाँ नहीं फिट करना है। ये सब कुछ बीच में सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ उनके हाथ में होता है। ये सब उनके हाथ की कठपुतलियां हैं। बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं ये लोग। एक किस्म का ये बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। ये अभिनव कश्यप ने एक एक पोल खोली है इनकी। यहाँ सब नेपोटिज्म होता है। नेपोटिज्म ये होता है जैसे आप अपने भाई भतीजों हो, जैसे मैं हूँ, मैं टॉप की कोई प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मैं चाहे जैसे ये कह सकते हैं कोई ये अर्जुन कपूर जैसे कलाकार आ गए, या आथिया शेट्टी टाइप, या ये सूरज पंचोली, या ये सोनम कपूर जैसी जिनको आता जाता कुछ नहीं है, मैं इनसे एक्टिंग करवाऊँ क्योंकि स्टार किड्स है, उठा के इनको लॉन्च कर दूँ। टैलेंट मेरे सामने पड़ा है, उनको मैं रिजेक्ट कर दूँ। दिस इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म, पार्शलिटी, राइट। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता, ये ऑफिस में भी होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी होता है। इवन आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, मैं ये सब फेस कर चुकी हूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कैसा नेपोटिज्म होता है, आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो फॉर दैट। मैं हो सका तो उन लोगों के नाम भी लूँगी अगर हो सके तो। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी बहुत बकवास चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भी ये सब नेपोटिज्म होता है। फ़र्क इतना है कि कई लोग सुसाइड कर जाते हैं, कई लोग मेरे जैसे डीर बंदे सह जाते हैं। खैर यहाँ पे ये क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं आगे, अगर तो इसमें ये नेपोटिज्म कोई सह गया, अब जैसे कंगना रनौत ने बहुत सहा है, सुष्मिता सेन ने बहुत सहा है, अब और लोगों ने बहुत सहा है, कई लोग तो सह जाते हैं। इवन लड़कों को भी बहुत सहना पड़ता है, कई अगर सह गए तो सह गए। इनमें एक ऐसा गैंग होता है, ऐसा बहुत ही 2-3 तरह के गैंग होते हैं। फिर ये अगर तो इनकी आपने बात नहीं मानी तो फिर ये उनको उकसाते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, ताकि वो लोग या तो इनकी बात मान लें, राइट, नहीं तो इस इंडस्ट्री से निकल जाएं, उनको छोड़ जाएं, या तो फिर सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। अगर वो सुसाइड भी नहीं करते हैं तो देन थर्ड ऑप्शन उनके लिए होती है कि वो फिर उनकी बात मान लें। दे ट्राई टू पुश देम इनटू प्रोस्टिट्यूशन, यस, दे ट्राई टू पुश देम इनटू प्रोस्टिट्यूशन। या फिर लड़कों को दे ट्राई टू पुट देम इनटू मेल एस्कॉट्स। जी हाँ, उनको मेल एस्कॉट्स की तरफ धकेलते हैं। फीमेल्स को तो ऑब्वियसली प्रोस्टिट्यूशन, फीमेल एस्कॉट्स की तरफ जाना पड़ता है, वेयर दे गेट हाईली पेड, राइट। जैसे एक आपने मूवी देखी होगी रानी मुखर्जी की, लागा चुंदनी में दाग। एक नॉर्मल प्रोस्टिट्यूशन होता है जिसमें कम पे किया जाता है। जो फीमेल एस्कॉट्स होती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जैसे किसी मिनिस्टर्स के पास या क्रिकेटर्स के पास या किसी हाई प्रोफाइल बंदों के पास जाना, एक हाईली प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूट कह लो कि जिसमें कि एक ही रात में आपको लाखों का या फ़ायदा मिल जाता है, बहुत पैसा मिल जाता है। ऐसे ही मेल एस्कॉट्स होते हैं। लड़कों को भी फिजिकली असॉल्ट किया जाता है, तो बॉयज़ को मेल एस्कॉट्स की तरफ धकेला जाता है, सो दैट वो जो बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को या उन लोगों को खुश कर सके, उन लोगों को उनकी ईगो खुश कर सके, उनको सेटिस्फाई कर सके एज अ मेल एस्कॉट। ये ऑप्शंस रह जाते हैं उनके पास। जब कोई ऑप्शन नहीं रह जाते, ईदर दे कमिट सुसाइड, या तो वो चले जाए इस इंडस्ट्री को छोड़ के, अगर या तो वो इतने जैसे कंगना हैं या कुछ और हीरोइन भी डिप्रेशन में गई हैं, या तो वो डट के उनका मुकाबला करे। अब जैसे कंगना है, हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल, अब मस्त से जिसने डट के मुकाबला करा है, वो खड़ी रही है इस लाइन में और वो अपने दम पे आगे बढ़ी है। या तो फिर अपने दम पे आगे बढ़ जाओ, इनका मुकाबला करो, ठीक है, इनको लेट डाउन करो। सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन, राइट। डिप्रेशन में जाना इज़ नॉट द ऑप्शन, राइट। तो आगे बढ़ जाओ, ये ऑप्शंस होती हैं। ये इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे काले धंधे चल रहे हैं। इंडस्ट्री के नाम पे एक मॉडर्न प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, फिल्मों के नाम पे ये चल रहा है। व्हाट यू से, इंडस्ट्री और मॉडर्न प्रोस्टिट्यूशन, वॉट एवर यू कॉल, जस्ट गिव मी योर कमेंट्स in the comment section. I would like to know your views, guys. ये फिल्म इंडस्ट्री क्या है? ये फिल्म इंडस्ट्री है या ये मॉडर्न प्रोस्टिट्यूशन है? ये तो रेड लाइट एरिया से भी बदतर है। वो तो फिर सामने से करते हैं, ये तो फिर, लेकिन ये तो सब कुछ अंदर अंदर छुपके होता है। Again, I have to cut this video. This is getting longer. Now I think I'll have to again make a
again 1 or 2 more videos. Just wait for my third video. Okay.